नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नीट पेपर लीक को लेकर संसद से सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम जारी है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर सरकार पर जमकर सवाल उठाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया और कहा कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में रहेंगे गेस्ट जो कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं। मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर। इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। जहां 2000-2500 बच्चे पास हो गए हैं, सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। देखिए, मॉनसून के सत्र का आगाज हुआ और मॉनसून के सत्र के आगाज के साथ ही आपने देखा कि जोरदार शोरगुल सुनाई देने लगा। नीट पर बात हो रही थी, शिक्षा मंत्री नीट पर बात कर रहे थे। इसी दौरान में नेता प्रतिपक्ष की ओर से इस पूरे सिस्टम को लेकर ही सवाल दाग दिए गए। बस फिर क्या था, जोरों की बहस शुरू हो गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त पर ही पेपर लीक हुआ या फिर कंट्रोल रूम से ही पेपर लीक हुआ। इसको लेकर ही अब सस्पेंस बना हुआ है। अब इस पर भी लगातार देखिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस पेपर लीक की हकीकत है क्या। हालांकि मामले में सीबीआई जांच कर रही है। हमारे साथ में प्रमोद कुमार है, वकील सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर संजीव राय हैं, शिक्षाविद। दोनों का ही एक बार स्वागत है। और संजीव जी, पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त, संजीव जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं आपके पास आती हूं सर, अगर जुड़ रहे हैं तो। प्रमोद जी, आपके पास एक बार आते हुए सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस पूरे मामले में सख्त लहजे में बार बार ये कह रहा है कि अब आप स्पष्ट कीजिए कि कितना बड़ा था ये पेपर लीक। हालांकि अगर बात करते हैं इस कन्फेशन की कि पेपर लीक हुआ या नहीं, ये कन्फेशन है ही नहीं कि पेपर लीक हुआ। कितना लीक हुआ, कहां लीक हुआ, इसी पर ये अभी तक सवाल घूम रहे हैं। प्रमोद जी, आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, पारदीवाला साहब एंड मिश्रा जी के कोर्ट में जब था, तो दोनों ने, पारदीवाला ने एंड जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत सारे सवाल जवाब किए। जो सीनियर एडवोकेट मिस्टर हुडा थे और हेगड़े साहब थे एंड दूसरी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने क्लियर कहा कि ये जो लीक का है, देखिए ये तो क्लियर हो गया है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन केवल अब सुप्रीम कोर्ट में ये देखना था कि पेपर लीक होने से कितने बच्चे उसमें बेनिफिशियरी हुए हैं, कितने फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाह रही है कि यदि मास लेवल का हुआ है तब तो कैंसिल किया जा सकता है, यदि कोई हल्का फुल्का हुआ है तो नहीं होगा। इसीलिए जो पिछले तारीख था, जो 18 जुलाई को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को क्लियर डायरेक्शन दिया कि आप जितने रिजल्ट है वो हर सेंटर वाइज दीजिए, सो दैट कि इससे पता चलेगा कि वाकई में किस सेंटर में जो क्वेश्चन लीक हुआ है वो स्पेशली किस सेंटर में कितना इफेक्ट हुआ, और वो जो है लीक भी था और सेंटर से क्या मैनेज किया गया था, ये भी बहुत सारे मुद्दा था। तो इसमें कई बातें आकर के आया कि जैसे कुछ सेंटर पे जैसे सीकर का आया था, तो सीकर में काफी बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए, मतलब आप समझे कि 4 में 1 बच्चे क्वालिफाई हुआ। तो इस तरह का एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्या बात है कि एक स्पेसिफिक सेंटर पे इतने बच्चे क्वालिफाई किए। दूसरा एक आया जी, एक जो लड़की है वहां पे जो गुजरात से थी, उसमें उन्होंने 702 मार्क्स लाया है जो एनटीए का एग्जामिनेशन में, और वो 12th फेल हो गई। तो नाउ क्वेश्चन होता है कि आप 12th के लिए तो कॉम्पिटेंट है नहीं, जबकि 12th का एग्जाम बहुत हल्का होता है और ये टफ एग्जाम, जी, तो टफ एग्जामिनेशन में आप बहुत ज्यादा ला रहे हैं, 12th में आप फेल हो रहे हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन डाउट होता है।
तीसरा होता है कि एक जो बच्चा है जो आउट ऑफ उसका जो है 619 नंबर है, जिसका की रैंकिंग एनटीए का 68 है, और उस पे जब देखा गया कि उसमें री एग्जामिनेशन जब दिया है, जो इस पे आया था कि आप जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे तो फिर से री एग्जामिनेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन पे, तो उसमें उसका जो रैंकिंग आया है वो 58,000 आया है। तो ये जो डिफरेंसेस है, देखिए 619 में आ रहा है 500 तो चलेगा, मान लेते हैं आप आ जाते हैं 600 तो चलेगा, लेकिन जो 58,000 रैंकिंग है, तो ऐसे बहुत सारे जो है गैप है। देखिए दूसरा कोर्ट ये भी जानना चाहती थी कि जो क्वेश्चन लीक हुआ था हजारीबाग से या पटना में जो आया है, जहां पर वो मिस्टर यादव पकड़े गए थे, या फिर जो है संजीव मुखिया का अभी तक के पता नहीं चला है, जो मेन मुखबिर है। आज पुलिस भी, चाहे वो इकोनॉमिक का जो सेल हो या सीबीआई जो है, अभी तक चूंकि मेन जो क्रिमिनल है उसको पकड़ी नहीं है, तो फैक्ट निकल करके पूरी तरह से नहीं आया है कि वो किस तरह से जो है मैनिपुलेट किया था और कहां से क्वेश्चन हुआ था। इवन दो देखिए प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया गया उस सेंटर से, जो ओएसिस स्कूल का था जो हजारीबाग में। तो कुल मिलाकर के अभी कोर्ट एनालिसिस कर रही है। 2 बजे 1:08 तक कोर्ट चली है, फिर से कोर्ट अभी 2 बजे बैठी है। 2 बजे फिर से जो है वो सीनियर एडवोकेट मिस्टर हुडा हैं, वो आर्गू कर रहे हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल हमेशा उसका डिफेंस करते हुए जा रहे हैं कि ये मास लेवल का लीक नहीं हुआ है, और वो जितने भी ग्रेस का मार्क्सिंग था वो एक माइनर मिस्टेक हुआ है, और इस तरह से जो है पूरा को कैंसिल नहीं किया जाए, बल्कि जैसे सीकर में जो आ रहा है यह, तो सीकर को आप कैंसिल कर दीजिए, या और 1-2 सेंटर का आ रहा है उसको आप कैंसिल, जहां पर अभी तक सामने आ रहा है वहां के एग्जाम कैंसिलेशन की बात हो रही है। लेकिन डॉक्टर संजीव राय, पिछली बार भी सुनवाई में एक फैक्ट यह भी रहा था कि 24 लाख करीबन अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, वहां पर कैसे पता लगेगा कि किसके पास में जो पेपर है वो पहुंचा लीक होकर, या सॉल्वर गैंग का कनेक्शन उनके साथ में था, और इसको अपने आप में इम्पॉसिबल बोला गया। बिल्कुल, देखिए ये डिजिटल एज में एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने में कितना टाइम लगता है, और आप बल्क में कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और ये एग्जाम जो नीट का है वो देश और देश के बाहर भी कई जगह कंडक्ट होता है। तो ये तो वाकई में पता लगाना, अब सीबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है कि कितना इसका जो स्केल था वो कितना बड़ा या कितना छोटा था, उसी पे निर्भर करेगा। लेकिन वाकई में डिजिटल एज में ये कहना कि एक ही सेंटर तक कोई चीज कन्फाइंड हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? जिस तरीके से अभी तक मामले में सुनवाई चल रही है उसमें एक बात समझ में आती है, वो ये कि ये पहले प्रूव हो कि मास लेवल पर पेपर लीक हुआ, तब जाकर पेपर का कैंसिलेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर ये 24 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। देखिए इसमें अब क्या हुआ है कि पेपर लीक हुआ, कम हुआ, 1-2 सेंटर पे हुआ, ये मामला गौड़ हो गया। इसमें 3 एस्पेक्ट अब इमर्ज कर गए हैं। एक इसका लीगल एस्पेक्ट है पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सब कोर्ट में धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक लीगल एस्पेक्ट उभर गया। दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट उभर गया। ये पार्लियामेंट में आज भी इस पे डिस्कशन हुआ है, और कोर्ट फिर जब 2 बजे बैठेगी और सुनवाई करेगी तो उसके बाद फिर ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया। और तीसरा इसका एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म का मुद्दा बन गया है। देखिए क्या है कि इतने बड़े स्केल पे एग्जाम हो रहा है और उसमें लगातार गड़बड़ियों की खबरें तो आ रही है ना, नहीं तो कोर्ट में मामला किस बात का है? अगर गड़बड़ी नहीं है तो कोर्ट में फिर सुनवाई किस बात की हो रही है? लोगों ने क्यों वहां पिटीशन डाला? सरकार में तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा ना, अभी तक कन्फेस ही नहीं किया जा रहा कि हाँ पेपर लीक हुआ। वहां तो कई जगहों पर लापरवाही की बात कही जा रही है। ऐसा नहीं। देखिए एनटीए ने जो मेरी जानकारी है न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसमें एनटीए ने ये तो माना है कि गड़बड़ी हुई है, उसका स्केल कम या ज्यादा उस पे बहस जारी है। गड़बड़ी तो हुई है। तो देखिए अब क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की है, फिर मैं प्रमोद सर आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात की है, तो एक शिक्षा में दोने के नाते, क्योंकि देखिए इसमें ये 1 केस 2 केस की बात नहीं है, ये एजुकेशन में एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म से जुड़ा मामला है, और उस पे कोई कंक्लूडिंग बात उसी पॉइंट पर आ रही थी कि आज संसद के अंदर जब ये मुद्दा उठा
तो यही बात की जा रही है, पूरे सिस्टम पर सवाल दाग दिया गया। हालांकि स्पीकर महोदय ने भी कहा कि पूरे सिस्टम पर सवाल दागना ठीक नहीं है, खुद शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही। मैं एक शिक्षाविद होने के नाते आपसे ये जानना चाह रही हूं कि क्या वाकई हमको जरूरत है कि कुछ बदलाव और सुधार किए जाएं, क्योंकि सिस्टम की खामियां बार बार उजागर हो रही हैं और अब ये सही वक्त है जब यहां सुधार पर फोकस किया जाए। बिल्कुल, देखिए सुधार की तो जरूरत लगातार किसी भी सिस्टम में बनी रहती है। इतनी तेजी से तकनीकी बदल रही है, इतनी तेजी से कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है। अभी 23-24 लाख लोग अपियर हुए, अगले साल और लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। तो इतने मास लेवल पे एग्जाम कराना, और एग्जाम क्या हो रहा है अभी आप देखिए, स्पीड का मामला है कि आपको 200 क्वेश्चन इतने कम टाइम में पूरे कर लेने हैं। तो इस नॉट ओनली कि अंडरस्टैंडिंग का मामला है या आपकी कॉम्पिटेंस का मामला है, ये स्पीड का भी मामला है। तो क्यों नहीं इसको मल्टी लेयर एग्जाम कर दिया जाए कि भाई आप 11th में होंगे तब कुछ पेपर होगा, फिर 12th में होंगे कुछ पेपर होगा, और फिर जब आप 12th कर लेंगे उसके बाद ये फाइनल एग्जाम होगा, और इसमें अगर आप पास होते हैं तब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये भीड़ बढ़ती जाएगी और ये सिस्टम में लीकेज होते रहेंगे। सिस्टम में जो लूप होल्स है उन पर काम करना होगा। प्रमोद सर, सीजीआई ने जो आज कहा कि हमारे पास अभी तक ये बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पेपर लीक कितना व्यापक था और पूरे देश में फैला हुआ था। आरोपियों के बयान अलग हैं, और अगर पेपर लीक 4 मई की रात को, तो जाहिर है लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं बल्कि स्ट्रांग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था। जिस लिहाज से सीजीआई की यहां पर टिप्पणी रही, उससे यह समझ में आ रहा है कि अभी इस केस में समअप होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो देखिए क्लियरिटी आ गया है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस इशू को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये मसला हमारे जो नवनीत बच्चे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ है, और केवल बच्चे से नहीं है, इसका इफेक्ट जो है बाद में भी आने का बच्चा है। डेफिनेटली एक बारी बच्चों के मानसिकता में ये इसका चला जाता है। असर सिर्फ लोगों की यहाँ पर सिर्फ मानसिकता तक नहीं सर, मुझे लगता है कि इसका असर तो लोगों की हेल्थ पर भी पड़ेगा। जब ऐसे मुन्ना भाई एमबीबीएस करेंगे तो वो इलाज क्या करेंगे, फिर लोगों की जिंदगी का क्या होगा। हमें यह भी समझना होगा कि ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, खत्म। पूजा मैडम, मैं आप क्लियर कर लूं, केवल हेल्थ ही नहीं है बल्कि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम पे भी आएगा। हाँ। आप देखिए कि कोई भी बच्चे, आपका देखिए जो देश जो है इंटेलिजेंसिया चलाती है, इंटेलेक्चुअल होता है। यदि एक बच्चे के दिमाग में आ गया कि हमको मेहनत करने से हम कामयाबी के नई शिखर पर पहुंचेंगे, बल्कि हम चीटिंग से हो रहे हैं। आज देखिए देश का दुर्भाग्य भी इसीलिए है कि आज करप्शन हर चीज में जो इतना फैला हुआ है, और आज से नहीं है, ये आजादी के बाद से ही हुआ। अंग्रेज के समय में उतना नहीं था, जैसे कई लोग बोलते हैं। अंग्रेज के बाद जो हमारे भारतीय लोग शासन करने के लिए आए, और वो मुट्ठी भर जो है उन्होंने पूरा निचोड़ करके रखा। मुझे याद है, मैंने 83 में 10th किया था, तब से लेकर के आज तक के अपनी जिंदगी में मैं देखा हूं कि जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं सब में करप्शन हुआ है। ये आज की बात नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ कि आप देखिए कि पिछले 50 या 70 साल के बाद भी आज कोई भी बच्चे शिक्षा पे जोर नहीं दे रहे। जो शिक्षा का स्तर यदि आजादी के पहले था, जो 7वीं पास भी हुए रहते थे वो काफी इंटेलेक्चुअल होते थे, काफी नॉलेजेबल होते थे। आज देखिए जो दिनकर जैसा कभी कोई पैदा नहीं लिया। आज देखिए बहुत सारे वहां पर जो मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हमारे जो है होमी जहांगीर भाभा हैं या ये हैं, उस तरह का साइंटिस्ट पैदा नहीं हुए। इसका क्लियर रिजल्ट आ रहा है कि हमारे शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आई है। बच्चे की जो मनोबल है उसकी दिशा हो गया, और इसका मैं विटनेस खुद हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को महसूस किया हूं अभी तक के बीइंग एडवोकेट। और इसमें कि हर क्षेत्र में जब से मैं अपनी ज्ञान की अवस्था में आया हूं, तब से मैं देख रहा हूं हर क्षेत्र में जो है करप्शन हुआ है, चीटिंग हुआ है। जितने भी एग्जामिनेशन हुआ, फलस्वरूप फ्रस्ट्रेशन आया है। देखिए बहुत सारे बाधाएं हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जड़ से खत्म करना होगा। इसलिए आप जो कर रहे हैं, ये शिक्षा का स्तर जो आप एनटीए पर छोड़ देते हैं या किसी सरकार पर छोड़ते हैं, मैं कह रहा हूं कि शिक्षा के स्तर में मूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। आज कोई भी सरकार या पहले भी कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस कर रही है किसी अन्य सरकार की हो, शिक्षा पर उन्होंने जोर नहीं दिया। रिजल्ट क्या था, वो जानते थे कि यदि ज्यादा शिक्षित होगा तो हमें लोग वोटिंग नहीं करेंगे, हमको सरकार नहीं बनाएंगे, उस पर चिंतन मनन ज्यादा होगा। इसलिए बेवकूफों पर शासन करना बहुत आसान होता है। तो जितने हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा अशिक्षित रहो, भले शिक्षित शिक्षा का आप ये दे दो, टाइटल दे दो, डिग्री दे दो, लेकिन मूल रूप से चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, ज्ञान के स्तर पर हो, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है, बहुत निम्न हुआ है।
इसको देखिए, मुझे कोई एजुकेशन कहने में नहीं आ रहा है कि जो शिक्षा का स्तर वर्तमान, चाहे प्राइवेट स्कूल बहुत खुल गया है, लेकिन जो एक क्वालिटी है पहले का, एक जो सरकारी स्कूल में भी जो था वो क्वालिटी अब बहुत घट गया है। और ये आज की बात नहीं है, ये पहले की सरकारों ने ये निरंतर ये सारे तो के आप सारे कह रहे इन्होंने हैं कि किया है, मूल और इसमें में मूलभूत सिस्टम परिवर्तन होना चाहिए। है, जिस सिस्टम में एजुकेशन के नाम पर कोरा दिखावा है, एजुकेशन वाकई एजुकेट कर ही नहीं रही, जिस कारण से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर संजीव राय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे चिंता की जो बात है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। अगर भरोसा टूटेगा स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का, कि एग्जामिनेशन देने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, और वो एजुकेशन सेक्टर में भी अलग अलग तरह के स्कूल, और हर एक कंपटीशन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। इसमें नीट में भी 1600-1700 रुपए औसतन छात्रों ने पैसा दिया है। तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, प्लस एग्जाम अलग अलग सेंटर पे होते हैं, वहां आना जाना, तो एक तो शिक्षा में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। दूसरा, अगर ट्रस्ट डेफिसिट भी उसके साथ बढ़ेगा तो ये देश के विकास में कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है। हमारे यहाँ इलाज कराने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और गल्फ के कुछ देशों से, और बल्कि केन्या, नाइजीरिया से भी लोग आते रहे हैं। तो अगर ये होगा कि यहाँ के हेल्थ सिस्टम में ऐसे लोग प्रवेश पा रहे हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है, और जुगाड़ से और पैसा दे के वो घुस गए हैं, हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो रिफॉर्म्स कैसे आएंगे, हमें उस पर बात करनी चाहिए। जिन रिफॉर्म्स का हम जिक्र कर रहे हैं, एनटीए का जो अपने कार्य प्रणाली है, उसमें किस तरह से बदलाव होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग मुझे लगता है कि काफी संस्थाओं से लोगों के सुझाव लिए भी जा रहे हैं कि लोग बताएं कि कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। देखिए, व्यवस्था कोई एक जगह से ऊपर से ठीक नहीं होगी, है ना। आपने इतने तरह के स्कूल देश में चलते हुए देखे होंगे, तो उतने तरह के स्कूलों के अलग अलग मॉडल हैं। मजूर का मॉडल अलग है, हजूर का मॉडल अलग है। तो एक तो आपको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करने में सभी के लिए समान शिक्षा, जो 1968 में कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी, उस पर फिर से पुनर्विचार करना होगा, नंबर एक। दूसरा, आपको शिक्षा में बजट बढ़ाना होगा। तीसरा, उसमें ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट डेवलप करना होगा, क्योंकि ये इस तरह की जो लगातार घटनाएं हो रही हैं कि हर एक एग्जाम कोर्ट में चला जा रहा है, ये विश्वास में कमी पैदा कर रहा है समाज में, क्योंकि सिस्टम पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम समाज में दूसरे तरह से दिखेंगे। तो ये बहुत एक जिम्मेदारी की बात है, जिसमें ऑल पार्टी शुड कम टुगेदर। पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्थ और एजुकेशन, दो मुद्दों पे साथ आना चाहिए और अपने राजनीतिक मतभेद भुला के इस देश में काम करना चाहिए, और पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। तो ऊपर से नीचे तक बहुत जगह ये मानकर चलें कि इसका पूरा दारोमदार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गया है, और इन परीक्षाओं में जो धांधली हुई है या जो भी गड़बड़ हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐसी नजीर पेश करेगा जिसके बाद हम ये मानकर चले कि सिस्टम में काफी चीजें सुधरने वाली हैं और उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, अब उस सिस्टम में बहुत चीजें इससे तो नहीं, और हम नहीं, पूरी देश की जनता, पूरे देश का अभिभावक इस चीज को ये समझ रहा है कि अब ये जरूरत आ गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए कि हमारे सालों साल, कई जो है दसियों से इस तरह की जो है घटनाएं आ रही है, बच्चों में असंतोष की लहर आई है, उसका परिणाम स्वरूप हुआ इतना कॉस्टियर हो गया है कोई भी एग्जाम। आप देखिए, जो नीट की तैयारी जो करता है, जैसे आकाश वगैरह इंस्टीट्यूट, एक एक बच्चे से 4-4, 5-5 लाख रुपया ले रहे हैं। वो गार्जियन किसी तरह से बेचारे अपने अति आवश्यकता को रोक करके खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद भी बच्चा, पता चलता है कि ये मेहनत करने के बाद बच्चा कामयाबी का नहीं हो रहा है, कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में एक जो आशा लोगों का होता है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर होता है, क्योंकि सरकार देखिए हमेशा एक पॉलिटिकल वेंडेटा पे ज्यादा चलता है। उनकी विकास के साथ साथ ये नहीं होता है कि हम जो है क्या नीड है वो करें। अदरवाइज जो है ये इसकी एक केवल ये नहीं है कि हम एग्जाम करें। आपको यदि लगता है कि एक बार है, तो आप इन बच्चों का जो है आप टोटल एसेस कीजिए ना, कि आप जैसे एक बार में आप ले लेते हैं, नकल से निकल लेता, इन टोटलिटी पर आप देखिए कि उसका परफॉर्मा क्या रहा है, कुछ उसका भाइवा में भी रखिए, इस तरह का आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप मार्क्स कीजिए, कई फैकल्टी में आप लीजिए, जैसे आप 12th का भी मार्क्स को मार्किंग कीजिए, उसमें ऐड कीजिए।
मेयरली कि आप एक एग्जाम में देते हैं। एक एग्जाम में हो सकता है कि कोई बच्चा मेधावी भी हो और किसी कारणवश उसकी तबीयत अच्छा खराब सर, हो ये तो बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों के बयान से लगता है कि नीट का पेपर 4 महीने से पहले ही लीक हुआ था, ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है, क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणियां बार बार आ रही हैं ये इस दिशा में संदेश देती हैं कि पेपर लीक हुआ, बस कितने बड़े स्तर पर हुआ अब ये पता लगाना बाकी है? पूजा मैडम, मैं बता दूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी दुविधा में है। वो इसलिए दुविधा में है कि एक जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास। वो कहते हैं कि कोई भी जो नीट का एग्जाम होता है, जो एमबीबीएस का एग्जामिनेशन करता है, उसका डेडलाइन है 30 सितंबर। एज्यूम एंड प्रेज्यूम, यदि आप पूरा एग्जामिनेशन को कैंसिल करते हैं और री एग्जाम कंडक्ट कराते हैं पूरे देश में, तो उसमें रिजल्ट आने में, पेपर को ये स्क्रूटनी करने में और रिजल्ट पब्लिशिंग करने में तकरीबन 3 महीना एन एवरेज होगा। 3 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। यह है इसका रिजल्ट जो होगा, जो उसका कंसिक्वेंसेज होगा कि बच्चे का सेशन लेट के होगा, और एक जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का जो ऑर्डर है वो उसका वायलेशन हो रहा है 30 सितंबर के बाद। दूसरा होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ये तुलनात्मक अध्ययन करना या देखना चाह रही है कि यदि कुछ बच्चे बेनिफिशियर हुआ है तो उनको इग्नोर कर करके और इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन यदि मास में लिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी मजबूरी है कि आपको पूरा का पूरा कैंसिल कराना पड़ेगा, इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकाले। लेकिन अब सवाल है कि सिचुएशन भी बहुत बढ़ गया है, पानी सर से ऊपर हो गया है। ये हर बारी का जब ये बच्चा होता है तो इसमें जनता में असंतोष की लहर भी उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में ऐसा भी होगा कि यदि इसमें फैसला सही ढंग से नहीं आया, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हो सकता है न्यायपालिका पर लोगों का असंतोष बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही मतलब आप कसमें रेक्टिफिकेशन करके, फिल्टरेशन करने से अपने आप को बहुत ही सूझबूझ से इसका कदम लेना होगा कि आप यदि आप करते हैं रीएग्जामिनेशन तो ये जो एनटीए का जो पैटर्न है अभी तक के, उसको आपको बिल्कुल खारिज करना होगा। इस तरह से आप लीजिए कि जिसमें जीरो टॉलरेंस हो, नकल की या किसी तरह का करप्शन का कोई गुंजाइश ना हो, जब तक इसको ठोस आप नहीं कीजिएगा। अदरवाइज इसी का पुनरावृत्ति होते रहेगी तो लोगों को न्यायपालिका पर से भी भरोसा उठ जाएगा। इसलिए मैं एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी गुजारिश करूंगा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, जो और मुद्दा है उससे बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि हमारे बच्चों के मानसिकता से रिलेटेड है। यह हमारी जो विकासशीलता है उसकी एक कपोत, कल्पना जो शुरू में कपोत होता है, जो नव पल्लव होता है, उस तरह से हमारे बच्चे हैं, उसको जिस रूप में हम ढांचेंगे उस तरह से वो बहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सिस्टम पर ही ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। माता पिता को भी समझना होगा, क्योंकि अगर बच्चे 15 से 16 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो माता पिता के बगैर तो नहीं दे रहे होंगे। मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो इस बात को समझ जाएंगे तो सिर्फ हमें सिस्टम के ही ठीक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बार बार सिस्टम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ सिस्टम को ठीक करने से सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, बल्कि शुरुआत पहले खुद से करनी होगी। जब हम इस करप्शन को ना कहेंगे, जब हम इस धांधलेबाजी को ना कहेंगे, तो सारा सिस्टम में ना ही ना होगा।